वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है बैठे हुए। भाई क्यों बैठे हुए शुरू हो रहा है ये आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बार बता देता हूँ, आज का ब्लॉग जो वो डेली ब्लॉग या लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग का हटके होगा, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत सीरियस मैटर है। बहुत लोगों को सुना होगा कि चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं। क्यों आते हैं? इसका वजह दो हो सकता है। एक हो सकता है कि हाइपर टेंशन, एक हो सकता है हाइपोटेंशन। मतलब क्या है? अरे मतलब ये हाइपो मीन्स होता है छोटा, छोटा मीन्स लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपो टेंशन, और जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उनको बोलते हैं हाइपर टेंशन। तो टेंशन बात, अरे चलो कोई नहीं आ रहा है ना, मैं बताता हूँ। अरे हूँ किस लिए? बहुत क्रिटिकल टॉपिक को बहुत इजी वे में समझाने के लिए यहीं पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ आज का, वो टॉपिक है हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपर टेंशन के ऊपर आपको हर कोई बताएगा कि यार मैं बीपी का दवाई लेता हूँ, बीपी का दवाई लेता हूँ, मगर अगर हाइपो हो जाए तो मतलब आपको हाइपो अगर हो जाती है तो आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज हो सकती है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा नोट बना के रखा हूँ। मैंने भी थोड़ा होमवर्क किया है, उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और आखिर में ये भी बताऊंगा ट्रीटमेंट, एटलीस्ट मेडिसिन के नाम तक बता दूंगा और कैसे लेना है ये भी बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। हाँ, मगर ये वीडियो शुरू से पहले ही बता देता हूँ कि मेरे ये वीडियो देख के ये मतलब फर्स्ट एड तो मिल जाएगी, मगर फिर भी एक बार पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवा लेना, ठीक है? क्योंकि ये कंडीशन है थियोरेटिकल, और प्रैक्टिकल में कंडीशन कुछ और भी हो सकती है। जैसे कि मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ वो मुझे पता चलेगी कि कौन से हाइपो है कौन सा हाइपर है, मगर आपको नहीं पता चलेगी। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको पता चल जाता है कि ये हाइपो है या हाइपर है, तब जाके आप कुछ ना कुछ खुद से कर सकते थोड़ी देर के लिए। तो चलिए वीडियो में बता देता हूँ क्या क्या चीज हाइपोटेंशन में होती है और क्या क्या मेडिसिन लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो हाइपोटेंशन कॉजेस के ऊपर बात करते हैं, किस किस विषय पे हाइपोटेंशन हो सकती है। मतलब आपका शुगर सॉरी ब्लड जो प्रेशर है वो फॉल कर सकती है या फिर लो हो सकती है। तो उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। पहला है प्रेगनेंसी के ऊपर। जब प्रेग्नेंट रहती है वोमेन तब उनका बीपी लो रहता है, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो हार्ट प्रॉब्लम। किसी को अगर एकदम से बीपी लो हो रहा है, उसके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए वो लो बीपी जा रहा है, तो इसलिए हाइपोटेंशन। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो एंडोक्राइन प्रॉब्लम। एंडोक्राइन एक ग्लैंड है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज बनता है। आपको बस ये याद रखना है एंडोक्राइन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसीलिए लो बीपी जा रहा है, मतलब हाइपोटेंशन हो रहा है। फिर डिहाइड्रेशन, अगर भूखा रहता है तो मतलब पानी कम पीता है तो उसके वजह से भी हो सकता है डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। ब्लड लॉस, अगर मान लो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कहीं पे ब्लड लॉस हो रहा है, कट गया है, वहां से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो हाइपोटेंशन हो सकती है। अगर उसके बाद वाले पॉइंट की बात करते हैं, सीवियर इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन का नाम है सेप्टिसेमिया। उस इन्फेक्शन में क्या होता है कि ब्लड लॉस एकदम खतरनाक वे में होता है, तो वो अगर होता है तो भी है हाइपोटेंशन। अब उसके बाद भी आती है सेवरल एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जिक रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? एनाफाइलेक्सिस, ये जो एलर्जिक रिएक्शन है इसमें भी बीपी लो हो जाती है, तो इसमें भी हाइपोटेंशन की बात करते हैं। और अगला है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन डाइट। लाइक अगर आप कोई भी डाइट ले रहे हो और उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है तो फिर हो सकता है। और ऊपर से अगर कोई बंदा या कोई भी मतलब इंसान बेड पे बहुत देर से लेटी हुई है तो भी उसका बीपी लो हो सकता है। सो मेक श्योर बहुत देर तक लेटे मत रहना, आपका बीपी मतलब यही बीपी डाउन हो सकती है, लो बीपी। उसके बाद अगर कोई भी इंसान सॉल्ट का जो इनटेक है, मतलब नमक वो कम ले रहा है हमेशा खाने के साथ, बिल्कुल मान लो किसी ने छोड़ रखा है, नमक खाना ही छोड़ दिया, तो उसका बीपी फॉल हो सकता है, ठीक है, बीपी डाउन हो सकता है। उसके बाद पोर न्यूट्रिशन, खाना ढंग से नहीं खा पाता है या फिर जितना खाना चाहिए होता है बॉडी को उतना नहीं खा पाता है, तो भी हाइपरटेंशन। मेल न्यूट्रिशन, वही खाने वाली बात जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है उनको हो सकता है।
और जिनका ब्लड वॉल्यूम मतलब हमारे बॉडी में ना एक अमाउंट ऑफ ब्लड रहता है किसी 3 लीटर से 5 लीटर तक, ठीक है, ये अगर वॉल्यूम ही कम हो जाए तो भी लो बीपी मतलब हाइपरटेंशन। और हार्ट प्रॉब्लम की बात तो मैंने कही रखा है। और अगर हार्ट प्रॉब्लम होती है उसमें पहला क्या कॉज होता है कि लो हार्ट रेट हो जाती है, इसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। अगर ज्यादा हो जाते हैं उसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। ट्रैकीकार्डिया कब होता है? हाइपरटेंशन में। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब ब्रैडीकार्डिया। इतना कुछ बता दिया कि किस किस वजह से हो सकता है। अब अगर ये हो जाता है मतलब अगर आपको ये चीज होता है या फिर किसी पड़ोसी को या फिर आपके आसपास किसी को होता है तो सिम्टम क्या क्या दिखेंगे भाई? सिम्टम ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, हर किसी का सिम्टम अलग अलग होता है। मगर कुछ कुछ कंडीशन में हाइपो हाइपर भी सेम हो सकता है, ठीक है, जैसे चक्कर आने वाला हाइपर में भी आ सकता है, हाइपो में भी आ सकता है। ये नॉर्मल बता रहा हूँ, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इन्फॉर्मेशन मिली है ना, एक लाइक कर दो और हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आती रहेगी। ये मेरी तरफ से गारंटी है, लिख के ले लो। मगर हफ्ते में एक आएगी, कब आएगी इसके लिए सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते। तो अगर सिम्टम्स की बात किया जाए तो सबसे पहले आती है डिजीनेस, मतलब ऐसे चक्कर आना, ठीक है, और एकदम हेडेक शुरू हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे हेडेक होने लग जाएगा। भाई हेडेक हो रहा है, बहुत हल्का हो रहा है मगर हो ही जा रहा है। ये हो सकता है। नोजिया हो सकता है और फेंटिंग हो सकता है। कोई भी एकदम से गिर गया है ना, चक्कर रख के गिर गया, ये भी हो सकता है, जिसको हम सिनकोप बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन लाइक बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा ना, पानी नहीं पिया तो उसके वजह से ऐसे प्यास लग रही है, ये हो सकता है। और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण मैंने पहले ही बताया, अगर डिहाइड्रेशन होता है तो ब्लड प्रेशर लॉस होता है। और उसके साथ साथ अगर खाना भी प्रॉपर नहीं है तो ये सिम्टम आ सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो लाइक फैटीग हो सकते हैं, उसमें कोल्ड क्रैमी, स्किन भी पेल कलर हो जाएगा और आंखों में दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा आंखों में, एकदम ब्लर, जिसको बोलते हैं ब्लर करना, बोलते हैं ना, लेंस को ब्लर करते हैं, मतलब लेंस ब्लर हो गया तो वही धुंधला दिखना। और साथ में कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी बॉडी की, बहुत सारी चीज होती रहती है, फैटीग हो जाएगी। और ब्रीदिंग जो है ना, ऐसे शॉलो ब्रीदिंग होने लगेगी, मतलब सांस ऐसे टाइप का होने लगेगा। और अगर बात करते हैं कि ये सब तो सिम्टम क्या है, मगर हम लोग इसको कैसे पता लगाएंगे कि सच्ची में लो बीपी हुआ है या हाइपोटेंशन ही हुआ है। अगर हाइपोटेंशन चेक करना है तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट और राइट मैंने दो अलग अलग मीटर दिखा रखा है, या फिर स्पिग्नोमीटर बोलते हैं इसको, ये दिखा रखा है। ये है वो मशीन जिससे कि ना हम लोग चेक करते हैं कि कैसे हम लोग इसको बोलते हैं कि ये लो बीपी में चला गया है। जब लो बीपी की बात करते हैं तो लो बीपी कितना से कितना, अब देखो, जब भी आपको मैंने एक दिखाया डिजिटल वाला, इस डिजिटल वाले में 90 और 60, इससे नीचे अगर आ जाए, ऊपर का 90 नीचे का 60, इसको सिस्टोल डायस्टोल बोलते हैं। आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर 90 से कम हो जाए ऊपर वाला, 60 से भी कम हो जाए नीचे वाला, तो उसको लो बीपी है, हाइपोटेंशन है, ये याद रखना। 90/60 से अगर नीचे हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन है। तो चलिए आगे बोलते हैं कि इसको कैसे घरेलू उपाय से इसको ठीक कर सकते हैं, ये पहले बता देते हैं, उसके बाद मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से नोट बनाया, ये मैंने बहुत जगह से ढूंढ के बनाया, क्योंकि हर जगह पे ना अलग अलग चीज लिखे रहती है और उस पर मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो मैंने बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढने के बाद बहुत सारे आयुर्वेद का भी वेबसाइट ढूंढा, उनमें जो चीज लिखा हुआ था और कुछ जो एक्सटर्नल थे उनसे भी मैंने देख के मैंने कुछ बनाया, जिससे कि ना सबसे पहली बात है, लो बीपी होने के लिए बॉडी में अगर सोडियम पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और तो फिर बॉडी लो बीपी हो जाती है। अब सोडियम पोटेशियम कहाँ से मिलता है? सोडियम पोटेशियम हमको जो सबसे बड़ा सोडियम का इन सोर्स है वो है हमारा नमक, NaCl रहता है नमक में। तो NaCl के लिए हमें सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, नमक में रहता है, वो इनटेक करना जरूरी है। तो यूज मोर सॉल्ट इफ बीपी, मतलब समझ रहे हो, अगर आपको लो बीपी है तो आपको सॉल्ट इंटेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि एक्सपर्ट लाइक रिकमेंडेड बाय द सॉल्ट इन डाइट, मतलब वही खाने वाला ही चीज,
और साथ साथ बोलते हैं कि सोडियम जो है ना वो ब्लड को प्रेशर को इंक्रीज करता है, ये भी मैंने आपको बताया। साथ में तुलसी, बीट, कॉफी ये सब चीज लेना जरूरी है जो लोग लो बीपी वाले हैं। और साथ में लेमन जूस और कैरेट जूस ये सब भी लेना चाहिए। और भी कुछ है जैसे कि बीट रूट जूस और कैरेट जूस, साथ में आलमंड मिल्क ये सब चीज ले सकते हो। तो सॉल्ट जो है ये बीपी के लिए इतना क्यों मतलब इफेक्ट करता है, इसके ऊपर भी हम लोग बोलेंगे कि अगर आपको सॉल्ट लेना है तो कैसे लेना होगा। अगर सॉल्ट लेना होगा तो आपको 2 चम्मच सॉल्ट को 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए, ठीक है। या फिर अगर बहुत ही लो हो जाता है तो 500 ml जो ग्लास आती है उसमें पूरा अच्छे से घोल लीजिए, फिर पी जाइए एकदम से। और उसके साथ अगर टेस्ट बेकार लगता है तो लेमन जूस मैंने अभी भी बताया, लेमन एंड सॉल्ट मिक्स करके उसको पी जाइए, बहुत इफेक्टिव काम करता है। अब चलिए उसके बारे में तो बात कर लिया, अब कुछ मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। ये है असली टॉपिक। देखो मेडिसिन के ऊपर मैं जो जो चीज बताने वाला हूँ ये पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर कोई आइडिया नहीं है। एकदम मान लो कहीं पे डॉक्टर है नहीं, आपके पास स्पिग्नोमेनोमीटर है, ये कंडीशन दे रहा हूँ, स्पिग्नोमेनोमीटर है और उसमें देख रहे हो आप लो बीपी है, डॉक्टर नहीं है, मगर वहां पे कोई भी केमिस्ट खुला होगा तो आप जाके उस टाइम पे इमरजेंसी कंडीशन में ले सकते हो। डिस्क्लेमर पहले ही है, बाद में बोलना कि उसके मतलब वीडियो देख के गया था ये करने, पहले ही बता दिया। अब सुन लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सब चीज बहुत ही टेढ़े बेढ़े नाम है जो कि आपको याद नहीं रहने वाले। सो लिख लेना कि लो बीपी के लिए ये 5 दवाइयाँ, ठीक है। तो चलिए पहले दवाई है कॉर्टिसोन, उसके बाद है मीडोड्रिन, थर्ड पे आता है पाइरिडोस्टिग्मिन, फोर्थ पे आता है कैफीन और फिफ्थ पे आता है एरिथ्रोपोएटिन। लिख लिया मैंने, नीचे भी दे दिया, लिस्ट भी बना दिया, ठीक है ना। उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें रहता है, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हेल्प करता है कंट्रोल ऑफ सोडियम इन द फ्लूइड ऑफ द बॉडी। तो इसमें जैसे कि बताया कि सोडियम का सारा गेम है, यहाँ पे लो बीपी में सोडियम का ही गेम है, जैसे कि सॉल्ट में भी बताया था। तो इसमें भी वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें रहता है, तो जो कि हेल्प करता है कि सोडियम और जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उसको मेंटेन रखे, ठीक है। और उसके साथ साथ इट इज कंसिडरिंग द मेडिकेशन फॉर द लो बीपी प्रेशर ड्यू टू डिहाइड्रेशन। अगर कोई डिहाइड्रेशन पे है तो भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। इसने पानी कम पिया है, ठीक है, उस टाइम पे भी इसको दिया जा सकता है। और साथ में ये बूस्ट करता है ब्लड वॉल्यूम को। ये ड्रग जो है सच में बहुत ही अच्छा काम करता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है एकदम से कम हो जाता है, तो उसको भी ये रेज करने की कोशिश करता है, मतलब विच हेल्प्स द ब्लड प्रेशर ऑल्सो, एक ही बात है। और साथ में इसको मेडिसिन कैसे दे सकते हैं, इसका जो मेडिसिन है मैंने जो लिख रखा है नीचे देख लो, और इसमें डोजेस भी लिख लेना, ठीक है। इसमें डोजेस जो है ये 100 to 200 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। और 100 to 200 माइक्रोग्राम जो है इसमें ये टैबलेट फॉर्म में आता है, तो शायद ये 20 रहता है इसमें और 10 टैबलेट के फॉर्म में आता है, मतलब 10 दिन आप ले सकते हो इसको। और इसके लिए आपको सुबह और रात को लेना होगा, या फिर किसी एक टाइम भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। इतना डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कैसा है। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, नॉर्मली क्या होता है थियोरेटिकल बताना और प्रैक्टिकली बताना बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो ये एक चीज हो सकता है। हाँ, इसमें साइड इफेक्ट भी है, तो साइड इफेक्ट भी याद रख लेना, क्योंकि क्या पता आप दे रहे हो और उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए। तो मैं साथ साथ साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ, बाद में मत बोलना कि इसमें साइड इफेक्ट आपने बताया नहीं। 5 ड्रग बताए, 5 का साइड इफेक्ट भी बताऊंगा, नोट डाउन कर लो। तो ये जो है कॉर्टिसोन, सॉरी मेरे ही हो जाता है, चलो वो छोड़ो। अब इसमें क्या होता है, ये पेट खराब हो सकता है, स्टोमक प्रॉब्लम कर सकता है, और स्टोमक में इरिटेशन कर सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, उल्टी जैसे ऐसा लग सकता है, नींद चली जा सकती है, और ऐसा लगता है थकावट, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे ये मतलब साइड इफेक्ट। और साथ साथ डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। अगर मान लो ये सब चीज हो रहा है तो डिप्रेशन में कोई भी इंसान आ सकता है ना। तो अब सेकंड मेडिसिन के ऊपर बात करते हैं, जो है मीडोड्रिन। मीडोड्रिन क्या काम करता है,
ये जो लाइक अगर एक्सपेंड हो जाती है कोई भी चीज, तो ये इतना एरिया, मान लो एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, वो इतना एक्सपेंड हो चुका है, और उसमें से पता है जब बहुत एक्सपेंड हो जाता है ना, पानी देखना स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सपेंड होने को रोक के इसको थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि ना फास्ट जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो ब्लड प्रेशर है वो तेजी से बढ़ते लगेगा, तो इससे ये काम बहुत अच्छा होता है। और जो कि ना ये क्रोनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो एक क्वालिटी ऑफ पेशेंट है उन्हीं को दिया जाता है, बस ये वाले ड्रग्स। अब इसको क्या करते हैं, ये जो ड्रग का फॉर्म है ये 2.5 से लेकर 10 ग्राम ओरली देते हैं, मतलब मुंह से देते हैं, स्वॉलो कर जाओ, मतलब ऐसे ही स्वॉलो कर जाओ, या फिर उसको पानी के साथ ले लो, ये ठीक हो जाता है। और इसमें क्या है, लो बीपी के साथ साथ ये थंबलिंग, टिंगलिंग करता है, और इचिंग भी हो सकता है, लाइक कहीं भी इचिंग शुरू हो गया, गूज बम्स, ठीक है, चिल्स, ये कुछ भी हो सकता है, या इसका साइड इफेक्ट्स है ये सब। और ये सब चीज अगर होता है तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, जो है कि ना क्रोनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वाले पेशेंट है, बस उन्हीं के लिए है। और इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ये क्या चीज होती है, तो नोट डाउन कर लेना, और मेरे को कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगला ड्रग के ऊपर बात करते हैं, जो कि ना है पाइडोस्टिग्मिन, और ये एक मतलब एंटीकोलिनेस्टेरॉइड है। एंटीकोलिनेस्टेरॉइड आपको समझाने के लिए मेरे को एक फार्मा का पूरा क्लास लेना पड़ेगा, जो कि ना बहुत लंबा हो सकता है, और उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं जिसके ऊपर एंटीकोलिनेस्टेरॉइड क्या है, ये सब आपको मैं बाद में बता दूंगा। ये एक मान लो कि न्यूरोजेनिक लाइक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अब न्यूरोजेनिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज बहुत ही भाई नेक्स्ट लेवल का होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल का। तो ये सब चीज आज आप लोग ध्यान मत दो। और इसके जो डोजेज है ये 60 से 180 mg ओरली लिया जाता है, और 60 से 180 इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो किसी का कम है तो उसको 60 पे ही रोक देते हैं, अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तब उसका डोजेस बढ़ाते हैं, और एंड जो डोज रहता है वो 180 तक देते हैं, इससे ऊपर हम लोग यूज नहीं करते। और जो कि ना आपको जो पैकेट आते हैं उस पर भी लिखा रहता है कि ये 60 mg का है या फिर 180 mg का है, वो तब डिपेंड करता है। और ये ना बस इम्प्रूव करते हैं मसल स्ट्रेंथ को, जो माइस्थेनिया ग्रेविस है, एक डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस, उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई होता है। सो इसके लिए आपको फार्मा पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीज नहीं जा रहा हूँ मैं। बाकी इसका भी साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, लाइक इसमें भी आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है, आप मतलब पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्किन कलर जो है ये पेल हो जाएगा, मतलब एकदम से फीका पड़ जाना ऐसे लगेगा, और इसमें स्वेट्स भी हो सकता है, मतलब पसीना आ सकता है, मगर वो ठंडा पसीना होगा, और धुंधला भी दिख सकता है। इसका जो मतलब बहुत ड्रॉबैक है, धुंधला भी दिख सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। और वाटरी आईज, मतलब आपका आंखों से भी पानी आ सकता है। अगर बात किया जाए तो फोर्थ जो हमारा ड्रग है उसके ऊपर, फोर्थ ड्रग जो मैंने बताया था कैफीन। कैफीन आपको पता है कि कॉफी में होता है, और कॉफी पीने से बहुत जल्दी मतलब ब्लड रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। उस टाइम पे इंसान पता है बहुत लोग ना जिम जाने से पहले कैफीन मार के जाते हैं, या फिर कॉफी का एक डब्बा लेते हैं, एकदम मिलाते हैं, ओ पी गया, ओ भाई आ गई, बूस्ट एनर्जी आ गई। ये बूस्ट रहने के लिए काम आती है। सच में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है बहुत जल्दी, बहुत ही ज्यादा जल्दी। मगर इसमें क्या पता है, स्मूथ कर जो इसमें रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल को, जो कि स्टिमुलेट करने लगता है, जैसे कि कार्डियक मसल। और ये यूजफुल है, बहुत टाइम पे यूजफुल है ये। और साथ में कुछ जैसे कि ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर हेडेक भी हो रहा है ना, उसके साथ साथ ये भी ठीक हो जाता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम अगर किसी को है और उसको लो बीपी भी है, तो कैफीन बहुत अच्छा दवाई है उसके लिए, ठीक है। और कैफीन का कॉज लाइक टेम्पररी शॉर्ट टर्म ड्रामेटिक राइज इन बीपी, बहुत जल्दी शॉर्ट मतलब बहुत कम समय में बहुत जल्दी कर देता है, मतलब बीपी को बढ़ा देता है। और उसके अगर डोजेस की बात करें तो कैफीन की, तो 20 से 100 mg तक देते हैं, और ओरली जैसे कि कॉफी लेते ही हैं ओरली ले सकते हैं। मगर हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट्स है। जैसे कि इसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, क्योंकि मैंने बताया बहुत जल्दी काम करता है, हार्ट रेट बहुत जल्दी इंक्रीज कर देता है। इंसोम्निया, मतलब आपको नींद नहीं आएगी ये अगर कैफीन अगर आपने ज्यादा इंटेक कर लिया तो नींद चली जाती है। इसलिए बहुत मेडिकल स्टूडेंट इसको लेके रात भर पढ़ते हैं, रगड़ते रहते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। और साथ में नर्वस सिस्टम पे भी ये इफेक्ट कर सकता है, और नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और आखिरी जो हमारा एकदम आखिरी वाला दुलेरा है हमारा मेडिसिन, वो है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एक्चुअली ये है रिकमेंडेड फॉर द लो ब्लड प्रेशर,
सबको पता है, मगर ये क्या करता है, ये एनीमिया में दिया जाता है। कॉज ऑफ द लो बीपी इज एनीमिया। ठीक है, अगर इस टाइम पे एनीमिया के टाइम पे दिया जाता है, क्योंकि इस टाइम हीमोग्लोबिन का नंबर एकदम डिक्रीज हो जाता है, आरबीसी का नंबर एकदम डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ये एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और ये इंजेक्शन कैसे दिया जाता है ये आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और इसमें क्या होता है, इरिथ्रोपोएटिन जब भी देते हैं, इरिथ्रोपोएटिन में इसमें जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, इसको इंक्रीज कर देता है, सो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसको कैसे देते हैं, इसको 25 से लेके 100 IU, ठीक है, इसको 25 से लेके 100 IU पर kg ऐसे देते हैं, जो कि आपको नहीं पता होगा, नर्स जो दीदी होगी उनको पता होगा। और साथ में 3 टाइम इन अ वीक्स। अब कैसे देते हैं 3 टाइम इन अ वीक्स, ये भी आपको बता देता हूँ। जिस दिन दोगे उसके अगले दिन नहीं दे सकते इसको, ये बहुत खतरनाक हो जाता है, आरबीसी को बहुत जल्दी इंक्रीज कर देता है। तो इरिथ्रोपोएटिन के लिए अगर मान लो कि मंडे को दिया है तो ट्यूसडे को ऑफ रख के वेडनेसडे को, फिर वेडनेसडे को दिया है थर्सडे को ऑफ रख के फ्राइडे, ऐसे देते हैं। और मैक्सिमम ये मतलब हफ्ते में 3 ही बार देते हैं। अगर इसका भी बताया जाए कि कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसका भी साइड इफेक्ट्स है इसमें। अगर सबसे बढ़िया, जब आप कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पेशेंट अपने कभी देखा हो तो देखना कि डॉक्टर के जो लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सडनली स्टॉप किया जाए, क्योंकि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इसमें भी वही सेम दिक्कत आती है, वो है एलर्जिक रिएक्शन। अगर मिसमैच हो जाता है या फिर वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है उस आरबीसी को या उस हीमोग्लोबिन को, तो एलर्जिक रिएक्शन होगा ही होगा, और वो बंदा एकदम से सिक हो जाएगा, और डायरिया हो सकता है, उसको ब्लड क्लॉट हो सकता है, उसको हेडेक हो सकता है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, और मतलब लो बीपी को एकदम से हाई बीपी हो गया तो सडनली हो सकता है। उसके साथ साथ मसल जॉइंट इसमें भी पेन होने लग जाएगा, और फ्लू लाइक सिम्टम हो सकती है उसको, लाइक उसको फ्लू हो रखा है, कोई भी ऐसे टाइप का सिम्टम होगा। ठीक है, अब इतने चीज था इस टॉपिक के ऊपर, हाइपोटेंशन के ऊपर। ये टॉपिक मेरे पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि हाइपरटेंशन के ऊपर हर कोई बात करता है, यार मेरे को ना बीपी है, मतलब बीपी है मतलब हाई बीपी के ऊपर सब बात करते हैं, लो बीपी के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो चैनल को एक और लोगों के पास शेयर कर देना, इस वीडियो को, एटलीस्ट इस वीडियो को बहुत जगह शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट दिन, तो बाय बाय, सी यू, जय हिंद।